नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष माहेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि हम जो कक्षा 10 के अंशाल पेपर हैं उनको सॉल्व करवा रहा हूं। इसमें हमने एक जो अंशाल पेपर है आपका हल करवा दिए हैं, जो कि 2 वीडियो में लाइव क्लास में पढ़ाए थे। तो आज बच्चे पता नहीं क्या कारण है, वो लोग पढ़ने के लिए लाइव आए ही नहीं। तो इसलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो ही बना करके डाल दे रहे हैं, क्योंकि टाइम है नहीं। जितना समय बर्बाद कर रहे हैं उतना ही वो नुकसानदेह होगा। इसलिए आज हम जो सॉल्व कराएंगे वो रिकॉर्डेड वीडियो के ही रूप में रहेगा। कल अगर वो लोग जुड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सामने ही है। तो चलिए ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम लोग द्वितीय जो पेपर है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या चीज है कि जो आपका है उसको हम देखेंगे। आपको हम व्याख्या करके बता ही दिए थे कि किस तरह से प्रश्न आएंगे, किस तरह से आपको टिक करना है, कैसे लगाना है, कैसे आंसर है। ये देखिए थोड़ा जिस बच्चे का हम लिए थे वो पहले से ही टिक कर दिया है। कोई बात नहीं है। एक एक थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा प्रश्न किस तरह से बनते हैं। थोड़ा हम देख लेते हैं इसको। देखिए जैसे सबसे पहले इसने प्रश्न बनाया, बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में 20 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। तो इसमें इन्होंने कहा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे आपको पहचान करना है कि कौन सा कथन सही है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, ये देखिए गलत है। आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। तो इन प्रश्नों को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं इस प्रश्न में जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सही लगता है, ठीक ना। तो ये जो आपका दो द्वितीय ऑप्शन है कि चतुर्सेन शास्त्री की जो रचना आत्मदाह है वो क्या है, एक कहानी संग्रह है। तो यही आपका आंसर सही होगा। इसने कहा कि सही कथन आपको चुनना है। झूठा सच यशपाल की रचना तो है, लेकिन ये क्या है, उपन्यास है। और ऐसे ही आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है, कहानी संग्रह भी है, लेकिन ये प्रमुख शब्द दे दिया है, इस वजह से ये आंसर आपका नहीं सही रहेगा। ये कहानी संग्रह है, तीसरा कहानी संग्रह है, प्रमुख के रूप में दिया है, इस वजह से इस तरह ये आंसर आपका नहीं होगा। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये निबंध संग्रह के रूप में मतलब कहीं कहीं मिलता है, लेकिन वास्तव में क्या है, यह इतिहास लेखन है। इसका इतिहास तो हिंदी साहित्य का, ठीक ना। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन ज्यादा सबसे सही होगा वो कौन सा होगा, बी, अर्थात आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री की कहानी संग्रह है। ठीक, तो इस तरह से आप सबको देखेंगे कि वास्तव में कौन है। आप दूसरा क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, तो आप जानते हैं अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है, भैया ये है राहुल साकृत्यायन की है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सूठा आम, यह भगवत शरण उपाध्याय की रचना। यह है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी, आप पढ़े हैं कक्षा 10 में ही है ये पाठ। किसका है, तो जयप्रकाश भारती की रचना है, ठीक ना। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए देखते हैं आगे। फिर इसके बाद आपका अगला ग्रंथ जो प्रश्न है इसको हम लोग देखते हैं, पांचवा प्रश्न। इसमें देखिए दिया हुआ है, पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। देखिए प्रश्न जो भी हो प्रयास करिएगा आप लोग एग्जाम में हर एक प्रश्न के प्रत्येक ऑप्शन को अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, तभी आंसर दीजिएगा। नहीं कभी कभी हाँ या नहीं के चक्कर में गलत हो जाता है। अभी आप जो अभी इसके पहले हमने प्रश्न हल किया था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो इंदुमती है।
ये देखिए आपका अच्छा क्वेश्चन है। अंजलि किसकी रचना है? तो ये राम कुमार वर्मा की रचना है, ठीक ना। हरी घास पर क्षण भर, ये भी किसकी रचना है? तो अज्ञेय की है। छायावाद के कवि कौन है? तो अज्ञेय है, ठीक ना। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो आपका ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनकी रचना है, ठीक ना। क्या? कि परशुराम की प्रतीक्षा। देखिए आप इतना समझिए कि जो 10 क्वेश्चन हैं, किताब, राइटर राइटर, किताब या छायावाद, भारतेंदु युग, इससे संबंधित ही आएगा। तो आप इसको अच्छे से भूमिका जरूर पढ़ करके क्लियर कर लेंगे कि किस काल में, किस युग में कौन सी रचना लिखी गई है, उसका राइटर कौन है, उसका लेखक कौन है और किस विधा की रचना है। ये चीज आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये आप क्लियर कर लेंगे। तो ये 10 प्रश्न आपका निश्चित ही उसी से आएगा। और बाकी जो 10 प्रश्न होगा वो आपका व्याकरण से होगा। व्याकरण भी आप ध्यान देंगे, है ना, दोनों महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं आंसू झरना लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये आपका ये सही हो जाएगा आंसर। हास्य रस का स्थायी भाव आप जानते हैं हास्य होता है। उपमा के कुल कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? जैसे उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है, तीसरा साधारण धर्म होता है या साधारण धर्म, ठीक है। और फिर चौथा क्या है? उपमावाचक शब्द। उपमावाचक शब्द, यही 4 ऐसे ऑप्शन हैं, 4 अंग हैं किसके? उपमा के। फिर कहा रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में आप जान जाइए कि 4 चरण होते हैं। और कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला गोला ऐसे मिलता है, तो गोला मतलब 24 घंटा, ठीक ना। रात दिन मिला करके ये ट्रिक बताए हैं हम छंद पढ़ाते समय। रोला गोला ऐसे याद कर लेंगे। रोला गोला, गोला मतलब कि पूरा 24 घंटा, दिन रात मिला करके पूरा गोल हो गया ना, कितना हो गया? 24 हो गया। या जो ऐसी भी घड़ियां हैं जिसमें 24, जैसे शायद जो ट्रेन की घड़ियां होती हैं उसमें 24 घंटा दिखाता है। ये चीजें हैं, तो रोला गोला सब याद कर लेंगे। कुल 4 चरण इसमें निश्चित हैं। और कितनी मात्रा है? 24। आकर्षण शब्द में कौन किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण मतलब होता है खींचना, और आकर्षण माने अपनी ओर खींचना, तो अंग उपसर्ग हो जाएगा। शताब्दी, शत, शताब्दी माने 100, ठीक ना। तो ये संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। रात का तत्सम क्या होता है? रात्रि। निशा तो हिंद पर्यायवाची के रूप में, लेकिन रात्रि जो होता है वो क्या है? तत्सम है। तद, आप जानते हैं तद जो रूप होता है सहतवते पुल्लिंग का हो जाएगा और सातेताह स्त्रीलिंग का हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन। अब आप जानते हैं बहुवचन में भ्यः भ्यः मिलता है, ठीक है। रामेभ्यः रामेभ्यः भ्यः भ्यः ना, गुरुभ्यः। तो यहाँ पर भ्यः भ्यः देखेंगे, देखिए यहाँ भ्यः लिखा हुआ है, अर्थात ताभ्यः। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। भ्याम, ये आप ताब, अरे सॉरी, ताभ्याम। तो भ्याम भ्याम कहाँ मिलता है? तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन में। तो ये पूछ रहा है बहुवचन। तयोः षष्ठी सप्तमी द्विवचन का रूप है। ताभि तृतीय अभिव्यक्ति बहुवचन का रूप है। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका ये सही हो जाएगा। फिर कहा वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। उद्देश्य मतलब होता है नाम, संज्ञा। जैसे राम जाता है, तो राम क्या हो गया? आपका उद्देश्य हो गया, और जाना क्या हो गया? विधेय हो गया। तो वही कह रहा है कि वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है उसे क्या कहते हैं? तो विधेय कहते हैं, क्या? और फिर इसके बाद लिखा है कि जब वाक्य, इसको मिटा दें, ताकि जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, किसके? क्रिया के, कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं।
जब क्रिया के पुरुष लिंग वचन कर्म के अनुसार हो तो कर्मणि प्रयोग अर्थात कर्मवाच्य होगा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, नाउन प्रोनाउन। न संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाएगा वो सर्वनाम होगा। और जब कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य, कर्ता के अनुसार हो कर्तृवाच्य, और क्रिया स्वयं प्रधान हो तो भाववाच्य, ऐसा हो जाता है। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। इसको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे से समझ करके आंसर देंगे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जो यहाँ आपका प्रश्न है खंड ब वाला, इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, जब हम इसको पढ़ते हैं अर्थात आपका पैराग्राफ देखते हैं, तो पैराग्राफ में महत्वपूर्ण ये होता है कि पहले हमको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना होगा। जब हम अच्छे से पैराग्राफ पढ़ते हैं पूरी लाइन, तब हम समझ पाते हैं यह किस पाठ से लिया गया है, उसके राइटर कौन है, जिससे हमको आसानी हो जाती है बताने में कि संदर्भ को लिखने में आसानी। ठीक, तो हम जब इसको पढ़ते हैं अच्छे से समझते हैं, तब जाकर के बात क्लियर होती है कि यह किस पाठ का है और इसका लेखक कौन है। तो जरूर आप जैसे एग्जाम हॉल में जरूर पहले एक बार आराम से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद बात क्लियर होगी कि कहाँ से लिया गया है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है ना कि यह एक नैतिक आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता रहा है। हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, जिसने अमरत्व की स्मृति दिला करके हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया है। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता। अब यहाँ नैतिकता की बातें आ रही हैं, सदाचार की बातें आ रही हैं। तो आप ये पूरा पाठ देखते हैं हिंदी का, तो ममता है, मित्रता है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से है, पानी में चंदा चांद पर आदमी है। तो ऐसे पढ़ते हैं आप देखेंगे कि एक पाठ आपका है भारतीय संस्कृति। यह किसकी रचना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। उसमें इन्होंने भारतीय संस्कृति के विषय में बताया है, तो निश्चित है कि उसी में नैतिकता की बात कही गई है। तो इस आधार पर आप समझ पाएंगे कि यह इसी पाठ का ही पंक्ति है। ठीक, तो आप आराम से अब समझ गए। तो देखिए, अब इसमें इससे संबंधित 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही पैराग्राफ में या पहले ही इस साल पेपर में बता दिया था कि अगर आपको नहीं पता है राइटर का नाम, मान लीजिए आपको याद आ गया कि हाँ इस पाठ का है और राइटर का नाम नहीं याद आ रहा है या दोनों नहीं आ रहा, तो आप संदर्भ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संदर्भ छोड़ देंगे तो भाई 2 नंबर आपका जाएगा, 4 नंबर तो बचा है ना। तो 4 नंबर इन दोनों से आप प्राप्त कर लेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि जब उन्होंने पढ़ा उनको समझ ही नहीं आई कहाँ से दिया गया है, तो पूरा ट्यूशन ही छोड़ देते हैं। तो उससे क्या घाटा होगा कि आपका जो 4 नंबर आपके हाथ में था, भले ही आपको नहीं पता है कि यह किस पार्ट का है, कौन राइटर है, लेकिन फिर भी उस 4 नंबर से आप 3 नंबर या 4 नंबर पूरा प्राप्त कर सकते हैं। उसको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन बच्चे उसको भी छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ क्लियर करना है। मान लो अगर आपको ये पाठ पता ही नहीं चल रहा, किस पाठ का है, राइटर कौन है, छोड़ दीजिए। यहाँ आप देखिए लिखा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। अब रेखांकित अंश देख रहे हैं, यहाँ से लाइन की गई है और यहाँ तक लाइन की गई है। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ करके अपनी बात लिख देंगे ना। 3 लाइन में लिखा है, आप 6 लाइन में लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। फिर कहा मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है, जो बात यहाँ लिखा है। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिखा है ना, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। इसका मतलब नैतिकता और आध्यात्मिक ज्ञान होना मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
तो भैया यहाँ से 2 नंबर आपका मिल गया। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नहीं, अगर राइटर का नाम नहीं आ रहा है तो बस भैया छोड़ के आगे बढ़ो। ठीक, तो ये नहीं करना है, आपको बताना है, ज़रूर बताना है। चलिए देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसका संदर्भ। चलिए देखिए, जैसे लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ था। आप लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बस हो गया। आप आइए, आपका नंबर 2 नंबर मिल गया। फिर कहा रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो देखिए यहाँ लिखा है कि हमारा सौभाग्य रहा है, ये लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते देखा है, और जिसने अमृत की स्मृति दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा माने मांस डाल हमारे मृत प्राय अतः मृत्यु को प्राप्त होने वाले ऐसे शरीर में मानो नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। अब ये लाइन आप कैसे समझेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं, तो थोड़ा 2-4 लाइन ऊपर पढ़िए जो दिया गया है, उसको पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे ऊपर क्या लिखा, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बह रहा है। यह जो भारतीय संस्कृति है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, जो कि कई युगों से कई समय से हमारे आपके बीच में कभी प्रत्यक्ष दिखता है, कभी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आपके दिलों में बह रहा है। तो आप सिंपल सी बात लिखना शुरू कर देंगे कि रेखांकित अंश में कवि कहना चाह रहा है, नाम नहीं याद है तो ऐसे कर दीजिए, कवि यह बताना चाह रहे हैं, यह जो नैतिकता है, यह जो आध्यात्मिकता का स्रोत है, वह हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, वह विद्यमान रहता है। अतः यह फिर कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारा यह सौभाग्य है, यह जो नैतिकता है, आध्यात्मिकता है, यह जो भारतीय संस्कृति है, उससे वह हमारे सामने या हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच में, अर्थात इस भारतीय संस्कृति को हम अपने लोगों के बीच में मूर्त रूप में चलते फिरते देखा है। अब चलते फिरते मतलब ये कि व्यवहार, व्यक्ति अगर एक किसी के दुख में सहयोग कर रहा है या मान लीजिए किसी का सहयोग कर रहा है किसी भी प्रकार का ना, या जो अपेक्षा कर रहा है उस व्यक्ति को दान कर रहा है, ठीक ना, लोगों से शिष्टता पूर्वक व्यवहार कर रहा है, यही संस्कृति है। कभी हम सामने देख लेते हैं और कभी अप्रत्यक्ष रूप से भी वह दिखाई देता है। तो इस तरह से बना बना करके आप लिखेंगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये यही चीज़ लिखना है। तो मानो ये यहाँ जैसे लिखा ना कि जिसने अमरत्व की स्मृति दिलाकर, अर्थात मानो यह हमारा जो शरीर है, अर्थात भारतीय संस्कृति रूपी जो शरीर है, वह नष्ट होने के कगार पे था, मृतप्राय हो गया था, लेकिन यह संस्कृति पुनः उस शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नए प्राण को फूँका, जिससे उसमें एक नई ऊर्जा का स्रोत हुआ, बहाव हुआ, और फिर वह व्यक्ति आगे की ओर बढ़ा। ऐसे बना करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ दिया, जैसे ये जो बात बता रहा है कि मानो हमारा शरीर मृतप्राय हो गया था, लेकिन यह भारतीय संस्कृति उसमें प्राण फूँक दिया और हम मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिए। इसी तरह से थोड़ा-सा बना करके आप लिख देंगे, तो 2 नंबर आपका मिल जाएगा। फिर अंत में कहा कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है? तो कहा आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। क्या? तो नैतिकता, आध्यात्मिकता अथवा भारतीय संस्कृति मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक, ठीक? इस तरह से आप नंबर मिल जाएगा आपको। फिर कहा अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसको करिएगा। जैसे लिखा है, उसके लिए न तो बड़े-बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और न बड़े-बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, झरनों के कलकल, है ना, और मधुर संगीत नहीं है, ठीक?
अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं है, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति और कोमल हृदय की शक्ति नहीं है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों से लिप्त है, उनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नासोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार की पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। अब देखिए, साथ नहीं करना चाहिए। हम साथ किससे करते हैं? मित्र से करते हैं। तो इसका मतलब किस पाठ का हो गया? मित्रता नामक पाठ से आ गया कि हमको ऐसे व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो व्यक्ति इन सारे गुणों से युक्त है। अर्थात जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, वह सिर्फ दुष्टता के विषय में सोचेगा, गलत विचार उसके मन में आएंगे, उसकी गलत संगति होगी, तो उसके लिए कभी कोई बहुत अच्छा लेखक नहीं रहा, न कभी कोई अच्छा शायर रहा, न कभी कोई अच्छा दानवीर रहा, न कभी कोई अच्छा युद्धवीर रहा। क्योंकि वो दानवीरों से, युद्धवीरों से, पढ़े लिखे लोगों से, अच्छे संस्कारिक लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं और वो हमेशा गलत कर्मों में लिप्त रहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहना चाह रहे हैं, भैया ऐसे दुष्टों से आपको संगत कभी नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब आराम से आप समझ गए कि ये मित्रता नामक पाठ से है। हम हमेशा बता रहे हैं कि आप 1, 2, 3, 4 खाली 4 पाठ अच्छे से गद्य भी आप पढ़ लीजिए, उसका क्वेश्चन भी चेक कर लीजिए और उसके बाद जो आपका क्या कहते हैं उसको जीवन परिचय है, वो याद कर लीजिए, बस खत्म। बहुत ज्यादा छुट्टियाने की जरूरत नहीं है, निश्चित है उसी से आ जाएगा। अभी हम 3-4 पेपर सॉल्व करवाएंगे, आप देखेंगे 1 से 4 पाठ के बीच में जो पाठ है उसमें से जरूर आएगा। अब देखिए, मित्रता पहले ही पाठ आ गया ना। चलिए, तो आप देखिए लिखा है कि यहाँ संदर्भ ले देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 2 नंबर ये हो गया। टीका रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। अब रेखांकित अंश यहाँ से है, यहाँ लाइन किया गया है और यहाँ तक लाइन है, क्वेश्चन मार्क तक है। तो इसको हम देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, लिखा है कि जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, माने कि अपनी इंद्रिय, इंद्रिय माने जो आपका हाथ, गोड़, पैर, नाक, ये जो कर्म इंद्रियां हैं या ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी में वह व्यक्ति स्वयं ही लिप्त रहता है। मतलब उसकी आंखें जो चाहती है उसके पीछे भागता है, उसकी जिह्वा जो चाहती है उसके पीछे भागता है। तो मतलब अपने ही इंद्रियों को, अपने शरीर को खुश करने में जो लगे होते हैं, जिनका हृदय नीच आशय माने गलत आशय से, गलत विचार से युक्त होता है और जिनके विचार कुत्सित होते हैं, ऐसे नासोन्मुख, नाश की ओर बढ़ने वाले जो प्राणी हैं, दुष्ट लोग हैं, ऐसे दुष्टों से हमको कभी भी संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन अंधकार की ओर पतन हो रहा है उनका, वो नाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप लिखेंगे इसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस रेखांकित अंश के माध्यम से एक दुष्ट व्यक्ति के व्यवहार को बताते हैं। वो कहते हैं कि यह जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वह हमेशा गलत कर्म में लिप्त होते हैं, अपनी इंद्रियों की को ही खुश करने में लगे रहते हैं, जिसके कारण वह गलत से गलत कर्म को करते हैं। उनका जीवन तो प्रतिदिन नाश की ओर बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों की संगत नहीं करनी चाहिए, बस खत्म। फिर उसके बाद क्या लिख दिया है कि हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो यही चीज लिखा है, हमें ऐसे प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए जो कुत्सित विचार वाले हों, जिनका जीवन नाशोन्मुख हो, जिनका हृदय नीच आशयों से युक्त हो, जो अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त हों। ऐसे व्यक्तियों से हमें संगति नहीं रखनी चाहिए। तो बहुत सुंदर आंसर हो गया। इस तरह से आपको अच्छा नंबर मिल गया। इस तरह से आप व्याख्या करेंगे और इस तरह से आप आंसर देंगे। अब देखिए, ये और ये दोनों इसी में मिल गया ना, तो 4 नंबर आपके हाथ में है। 4 नंबर आपके हमेशा हाथ में है। जो संदर्भ है वही थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अगर 1 से 4 पाठ आप पढ़े हैं तो उसी में से एक तो आना ही आना है, तो वो भी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं पद्य की ओर। देखिए, जो भी चीज हो आराम से उसको आप समझेंगे, ठीक, तो वो समझ में आ जाएगी ना। अब देखिए, जैसे ये आपका श्लोक आपके सामने पद्य लिखा हुआ है।
अब इसको समझते हैं यह किस पाठ का है। चलिए, अब देखिए लिखा है अविगत गति कछु कहत नहीं आवै, ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावै। तो देखिए ये पहले ही पाठ का है, सूरदास जी के द्वारा लिखित पद से लिया गया है। इसमें भी हम यही बात आपसे बताएं, पद्य में भी 1 2 3 4 बस 4 पाठ तक आप श्लोकों को अच्छे से समझ लीजिए, जीवन परिचय अच्छे से समझ लीजिए, तो निश्चित रूप से आप जितना भी आपका क्वेश्चन है ये 6 दूनी 12 नंबर आपके हाथ में है, गद्य और पद्य वाला। और फिर अगर वो जीवन परिचय याद कर ले रहे हैं तो 3 3 6 नंबर उधर, तो छत्रिक 18 नंबर सटीक एकदम आपके हाथ में, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब जैसे इसमें फिर वही रेखांकित अंश हो गया, फिर 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब फिर वही आप लिखेंगे संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के तो क्या नाम पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी। बस तो नंबर ये हो गया। फिर कहा रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, अर्थात जहां लाइन है बस उतने व्याख्या करनी, उसके नीचे आपको व्याख्या नहीं करनी है। अब ऊपर लिखा अविगत गति कछु कहत ना आवे, क्यों मीठे क्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे। अब यहाँ आप बताएंगे कि सूरदास जी बता रहे हैं संसार के लोगों से कि उस पर ब्रह्म को जो व्यक्ति जान लेता है, पहली बात तो जान नहीं पाता, इसलिए कहा अविगत गत, अविगत जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता है, जहां मन इंद्रियां बुद्धि हृदय हमारा जिसको प्राप्त ही नहीं कर सकता है, जो इनसे परे है, तो ऐसे अविगत गति माने ऐसी गति है जो अविगत है, जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं। कछु कहत ना, हम उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। हम अगर मान लीजिए उसको जान गए तो हम उसी प्रकार से आनंदित होते हैं जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को खा करके मन ही मन मुस्कुराता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से उस पर ब्रह्म परमेश्वर को यदि कोई व्यक्ति जान लेता है तो वह व्यक्ति उसके विषय में किसी से बता नहीं सकता, बस वह मन ही अंतर वो एकदम खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। बस इतना ही व्याख्या करनी है आपको, नंबर ये आपका हो जाएगा। फिर कहा अगम अगोचर से तात्पर्य क्या है। अगम, गम माने जाना, अमाने नहीं। अगोचर मतलब होता है जानकारी, अमाने नहीं, अर्थात जिसके पास हम जा नहीं सकते हैं अथवा जिसके विषय में हम जान नहीं सकते हैं, अर्थात पर ब्रह्म परमेश्वर। तो आप बताएंगे अगम अगोचर से तात्पर्य यह है कि जिस पर ब्रह्म परमेश्वर के पास हम न ही पहुंच सकते हैं और ना ही अपने इस बुद्धि मन हृदय के द्वारा जिसको जान सकते हैं। बस हो गया, तो नंबर आपका इधर भी मिल गया, ठीक ना। तो इस तरह से आप 6 नंबर आपके हाथ में है। फिर इसके बाद लिखा मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोई, जा तन की छाई पर श्याम हरि द्वितीय ओय। आप जानते हैं यह बिहारी के द्वारा लिखित पद्य है, जिसको हम 2 ही लाइन में है, हम अच्छे समझ सकते हैं। और आप जानते हैं कि बिहारी जी 2 चीजें लिखे, एक भक्ति लिखे, एक नीति लिखे हैं। तो यहाँ राधा रानी के लिए आ रहा है, इसका मतलब भक्ति वाला है और पहले श्लोक है। तो बस संदर्भ पहले आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक बिहारी जी हैं। ठीक, अब आप इसका फिर क्या करना है, रेखांकन की व्याख्या करनी, माने दोनों लाइनों की व्याख्या करनी। दोहा है, 2 ही लाइन में होती ही है यह छंद, तो हम इसको देख लेते हैं। अब ये आराम से आप लिखेंगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे इन्होंने कहा, आप लिखेंगे कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे राधा रानी, 1 मिनट थोड़ा सा, है ना, कि मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोई, जा तन की छाई पर श्याम हरित दुति होई। कि मेरी भव बाधा, हे राधा रानी, मेरी अर्थात हमारी, भव बाधा अर्थात संसारिक जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं,
को हर लीजिए। कैसे? तो राधा नागर सोई, सोई माने वह, राधा माने राधा, और नागर माने चतुर। वह चतुर राधा हमारी संसारिक बाधा को हर ले। एक मिनट, हेलो, हाँ, ठीक ना। तो देखिए लिखा है कि राधा नागरी सोई, सोई माने वही, नागर माने चतुर, राधा माने राधा। वही चतुर राधिका मेरी सांसारिक भव बाधा को दूर करें, जा तन की छाई परे। जिनके शरीर की परछाई पर मीन्स पड़ने पर श्याम हरित द्युति होई। अब यहाँ जो श्याम शब्द है, इस श्याम शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो काला अर्थ है और एक है भगवान श्री कृष्ण के अर्थ में। तो भगवान श्री कृष्ण के अर्थ में आप बताएंगे तो आप सिंपल सा लिखेंगे, बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि वही चतुर राधिका हमारी सांसारिक भाव बाधा को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई पड़ने पर, जिनकी छाया को, जिनकी रूप को देख करके जो श्याम है अर्थात श्री कृष्ण है, हरित द्युति अर्थात अत्यधिक प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, ऐसी राधा रानी हमारी संसारिक भव बाधा को दूर करें। अथवा अब यहाँ राधा है गौर वर्ण की, श्री कृष्ण है सांवले रंग के। जब काला और पीला जो रंग होता है उसको मिलाने के बाद हरा रंग बन जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जिस राधा रानी के शरीर की कांति पड़ने पर श्री कृष्ण का जो कलर है, इन दोनों का रंग मिलकर के हरे रंग का प्रकाश होता है, ऐसी राधा रानी हमारे संसारिक बाधा को दूर करें। इस तरह से आप व्याख्या कर देंगे। फिर क्या कहा? प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो राधा रानी की कर रहे हैं, बस खत्म। 2 नंबर, इतना आसान है। देखिए फट से 2 नंबर। अब बच्चे क्या किए, ये श्लोक नहीं समझ में आया, चलो भैया खत्म, आपको नहीं आ रहा, हम नहीं कर पाएंगे, आगे भाग जाते हैं। और ये 2 नंबर जो एकदम आसानी से मिलने वाला था, ये खत्म हो जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक नंबर, 2 नंबर ऐड करेंगे तो धीरे धीरे नहीं कुछ है तो 50 में 30 नंबर तो पाएंगे, और उधर 15 पाकर जाएंगे तो 45-50 नंबर आपका 70 क्वेश्चन में हो जाएगा, 70 नंबर में। 50 इधर, 20 उधर पर, या 30 विद्यालय से मिल गया तो 80-85% आपका रिजल्ट बन जाता है। लेकिन हम गलती कर देते हैं और छुट के आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए आसान हो गया ना 12 क्वेश्चन, सॉरी 12 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। संस्कृत वाला है, ये 5 नंबर का रहेगा। तो 12-5-17, ठीक है, 6-6-12 और 12-5-17। ये इसका हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिखना है, वो देख लेते हैं। आप इसमें भी कुछ नहीं, खाली वाराणसी प्रबुद्धो ग्रामीण वीर वीरण पूज्यते अवाजा चंद्रशेखर, बस इतना ही 4 पाठ अगर अच्छे से आप पढ़े हैं। एक भारतीय संस्कृति बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए वीर वीरण पूज्यते या आजा चंद्रशेखर नहीं पढ़े हैं, भारतीय संस्कृति जरूर पढ़िएगा, तो वो आपका पूरा अच्छे से आ जाएगा। दोनों आएगा, एक तो श्लोक वाला रहता है, श्लोक वाले जैसे जीवन सूत्राणी है उसको आप पढ़ लीजिएगा। खैर देखते हैं। अच्छा, श्लोक वाला अलग से आएगा ना, श्लोक वाला भी आप कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं। 5 नंबर का ये, 5 नंबर का 10 नंबर तो ऐसे हो गया, और उधर 12-22 नंबर, सोचिए कितना बढ़िया है। देखते हैं। अब ये देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा आया से केंद्र स्थलम अस्ति। तुरंत समझ में आ गया कि भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल वाराणसी। फटाक से आप जान जाएंगे वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो तुरंत लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड की वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस खत्म, संदर्भ आपका हो गया, 2 नंबर मिल गया। अब हिंदी अनुवाद कर दीजिए 3 नंबर का। लिखा ऐसा माने यह नगरी अर्थात यह वाराणसी जो नगरी है, यह भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा, यहाँ क्या लिखा ना, माने और, माने ऐसा माने यह नगरी माने वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इत एव
संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः। यहीं से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का जो आलोक है, प्रकाश है, सर्वत्र प्रसृतः, चारों ओर सभी ओर फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य, यहीं वाराणसी में आकर के, आगत्य माने आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। सह माने वह, अर्थात मुगल युवराज दाराशिकोह, तेषां ज्ञानेन, उसके ज्ञान से, था प्रभावितः, उतना अधिक प्रभावित, अभवत माने हुए, यत माने की, तेन माने उनके द्वारा, अर्थात दाराशिकोह के द्वारा, उपनिषदाम अनुवादः, उपनिषदों का अनुवाद, फारसी अर्थात फारसी भाषायाम कारितः, फारसी भाषा में कराया गया। ठीक, ये देखिए आपका प्रश्न हो गया। ये पूछता है तो इस तरह से आप इसको आसानी से बता ले जाएंगे, ठीक ना। बस सिंपल से हो गया कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यह नगरी अर्थात जो वाराणसी नगरी है वह भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का प्रमुख केंद्र स्थल है। इस यहीं से ही संस्कृत वांग्मय, वांग्मय माने साहित्य, संस्कृत साहित्य का और संस्कृत भाषा का जो आलोक है, प्रकाश है, सर्वत्र प्रसिद्ध है, सभी जगह फैला हुआ है। दारा शिकोह कौन? तो मुगल युवराज दारा शिकोह यही बनारस में आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। वह उस भारतीय दर्शन शास्त्र से इतना अधिक उसके ज्ञान से प्रभावित हुए कि उसके उनके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया। बस आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आपका 5 नंबर यहाँ से हो गया। अच्छा, वो नहीं आ रहा है तो ये वाला देख लीजिए। अच्छा, ये वाला अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, भारतीय संस्कृति, ये भी जो पाठ था संस्कृत वाला, उससे लिया गया है कि ऐसा कर्म वीराणाम, इसके पहले वाले पैराग्राफ में हम लोग लाइव क्लास में पढ़ चुके हैं कि यह जो भारतीय संस्कृति है, यह कर्म वीराणाम संस्कृति है, अर्थात कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्यः कर्माणि जीविषेच्छतं समाः, अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जिंदा रहने की कामना करनी चाहिए। खैर, इसको हम बता दिए हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं। अच्छा, ये वाला भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो ये जो है अंतिम जो आपकी भारतीय संस्कृति जो पाठ है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो उसको हम बताए हैं, हल्का जल्दी से बता ही दे रहे हैं, देख लीजिए। ऐसा कर्मवीरा नाम संस्कृति, यह जो भारतीय संस्कृति है कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ के जो वीर पुरुष हैं वो ये कहते हैं, उनका यह आशा उद्घोषाः, इसका यह उद्घोष है, कथन है, इस भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, कहना है कि भैया सैकड़ों वर्ष अगर जीने की इच्छा है तो आपको कर्म करते हुए ही सैकड़ों वर्ष जिंदा रहने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसा इनका उद्घोष है, कहना है पहले कर्म करिए, फिर उसके बाद तदंतरम, उसके बाद फल की इच्छा करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति नियम, हमारे भारतीय संस्कृति का यही नियम है। इदानीम, इस समय, यदा माने जब, वह माने हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए थे, तब निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य होता है। अपने कर्म के फल का ही भोग करना चाहिए, अन्य से श्रम से शोषण, दूसरे के परिश्रम का शोषण सर्वथा ही त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, अर्थात दूसरे के कर्म के फल का भोग नहीं करना चाहिए। यदि हम सब इसके विपरीत आचरण करते हैं तब न वयम सत्यम, तो हम सब सत्य रूप से भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम, हम सब, सदैव यथार्थम भारतीय, हम सब तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। अभिलाषामः वयम यत्, हम सब यह अभिलाषा रखते हैं कि विश्व के अभ्युदय के लिए, उन्नत के लिए भारतीय संस्कृति का यह जो संदेश है वह एक दिन पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार का। इस तरह से हिंदी अनुवाद आप लिख देंगे और संग्रह लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के संस्कृत भाग के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है।
फिर कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये भी हम लोग पढ़ के आ रहे थे, तो ये भी आपका जो ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह भी भारतीय संस्कृति ही जो नामक पाठ है आपका, उसी से ये भी लिया गया है। ये भी उस दिन आया हुआ था। तो देख लीजिए वही है कि सभी सुखी हों, सभी लोग रोग से रहित हों, सभी कल्याण की भावना से एक दूसरे को देखें, कोई कभी दुखी न हो। बस आपका हो गया हिंदी अनुवाद। और 2 नंबर, अरे 3 नंबर इसका हो गया। और संदर्भ लिख दिए कि भारतीय भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, हो गया। फिर देखिए नीचे वाला क्या है, किंचित प्रवसतो जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। तो जीवन सूत्राणी, ठीक, जरूर आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। खाली अगर यही जीवन सूत्राणी ही आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, जो श्लोक वाला है, ठीक है, निश्चित है इसमें से आएगा। तो कहा किंचित प्रवसतो मित्रम, ठीक ना, कि प्रवसता माने परदेश चले जाने पर, माने कौन सी माने होता है, मित्र माने मित्र। यहाँ यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहा है कि हे युधिष्ठिर बताओ, परदेश में जाने पर हमारा मित्र कौन, किम स्वित मित्रम गृहे सतः, और घर में हमारा सच्चा मित्र कौन होता है, आतुरस्य च किम मित्रम, और रोगी होने पर कौन हमारा मित्र होता है, और किम स्वित मित्रम मरिष्यतः, और मरने के बाद हमारा या मरने के समय हमारा मित्र कौन होता है। तो 4 प्रश्न पूछता है, चारों प्रश्न का वो आंसर देते हैं। कहते हैं कि परदेश जाने पर जो हमारा विद्या है, ज्ञान है, वही हमारा मित्र होता है। घर में हमारी पत्नी हमारी मित्र होती है, और रोगी होने पर जो औषधियाँ हैं, डॉक्टर है, वो हमारे मित्र होते हैं। और और मरने की स्थिति में या मरने के बाद हमारा मित्र दान होता है, जो दान पुण्य कर्म हम किए होते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक ना? तो इस तरह से आपको आंसर नहीं देना है, आपका बस इसको आपको हिंदी अनुवाद लिख देना है बस। यही सिंपल था कि प्रदेश जाने पर कौन हमारा मित्र होता है, घर में हमारा कौन मित्र होता है, रोगी होने पर हमारा कौन मित्र होता है, और मरने की स्थिति में कौन, या मरने के बाद हमारा कौन मित्र होता है। बस इतना ही लिखना है। क्या आपका 5 नंबर हो गया। खंड काव्य के आधार पर खंड काव्य हम अच्छे समझा दिए हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा जरूर। बस कुछ नहीं, उसमें 2 चीज़ अब मुख्य है, एक नायक, एक प्रतिनायक, मेघनाद और लक्ष्मण, इनका चरित्र याद कर लीजिए, इसमें से एक ठो आएगा ही आएगा, आप लिख दीजिएगा। अब देखिए, जो हम आपसे कहे थे कि 1 से लेके 4 पाठ तक पढ़ना है आपका चरित्र, उसमें से आपका एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। जीवन परिचय दे लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले ही पाठ आ गए, जयशंकर प्रसाद दूसरे पाठ, ममता आ गया, तो आ गया ना, तुलसीदास दूसरे ही पाठ के हैं, ये आपके आ गए। भले ये सब थोड़ा आगे हैं, लेकिन ये हैं दूसरे पाठ के ना। कहने मतलब ये है कि अगर आप 4 पाठ नहीं 3 ही पाठ याद कर लीजिए भैया, नहीं 4 याद कर रहे हो, तो 3 पाठ तो निश्चित ही आप तैयार करो ना। उसमें से आपका गद्य हो, पद्य हो, जीवन परिचय हो, सब आ जाएगा। ये आपका भी, ये भी अच्छा 5-5 नंबर का है, सोचिए 5-5 नंबर का, 10 नंबर यहाँ है, 10 नंबर इसके पहले, 12 नंबर उधर, 32 नंबर आपके हाथ में है। बहुत आसान है, हिंदी में नंबर लाना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए बस। मुख्य चीजें यही, और यही आती ही है। चलिए, अब इसमें अच्छा 3 नंबर किसका है, 2 नंबर किसका है, दिए गए लेखों में से किसी, अच्छा जीवन परिचय 3 नंबर का रहेगा, और उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम आप लिख देंगे, कोई भी, चाहे उपन्यास लिखिए, चाहे आलोचना लिखिए, चाहे कहानी संग्रह लिखिए, चाहे नाटक लिखिए, जो भी लिखिए, या जिस पर उनको इनाम मिला है, इनको पुरस्कृत किया गया है, ठीक है, ऐसे ग्रंथ को आप लिखेंगे, 2 नंबर उसका मिल जाएगा। जीवन परिचय में जन्म, मृत्यु, माता पिता, पढ़ाई लिखाई, कहाँ तक डिग्री लिए, कहाँ क्या किए, कब इनको लिखना आरंभ किए, कब इनको इनाम मिला, यही चीजें, और कब इनकी मृत्यु हुई, ये सब चीजें लिख देंगे, हो गया जीवन परिचय। और किताबों का नाम लिख दीजिए, तो आपका प्रमुख रचना हो जाएंगी, 2 नंबर वो, 5 नंबर आपका यहाँ फिक्स हो गया। तो गद्य से भी आएगा, पद्य से भी आएगा, 10 नंबर ये आपका हो गया। तो ये आसान है, आसानी से आप प्रश्न कर सकते हैं। फिर इसके बाद अंतिम क्या है, एक श्लोक आपको लिखना है। तो जीवन सूत्राणी बड़े अच्छे-अच्छे श्लोक हैं, उसमें से
आप 2 श्लोक जरूर याद करिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये 3 श्लोक याद कर लीजिए। एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन श्लोक वाले क्वेश्चन आते हैं, एक ठो आपका एक्स्ट्रा बचा रहेगा। तो अगर उसमें से कोई एक आ गया तो आप उसका हिंदी अर्थ लिख देंगे, एक ठो जो एक्स्ट्रा बचा है वो आपका 2 नंबर यहाँ काम कर जाएगा। हिंदी वाला श्लोक मत लिखिएगा, संस्कृत वाला ही श्लोक लिखिएगा, तभी नंबर मिलेगा, ठीक? तो ये 2 नंबर हो गया। फिर इसके बाद लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको आंसर देना है, ठीक है? तो ये एक-एक नंबर के आपके आंसर रहेंगे। ये संस्कृत वाला क्वेश्चन है, ठीक ना? और उसके बाद अच्छा, संस्कृत वाले में भी हमने आपको बताया था कि जो ये वाराणसी वाला नामक पाठ है, ठीक है? कौन-सा पाठ है? जो वाराणसी नामक पाठ है, या आपका प्रबुद्धो ग्रामीणः है, या आपका वीरः वीरेण पूज्यते, ठीक है? भारतीय संस्कृति का यहाँ पर प्रश्न बहुत कम बनता है, ठीक ना? लेकिन आपका ये जो बनता है पहले पाठ का, ठीक है? या वीरः वीरेण पूज्यते, इसके प्रश्न आते हैं। खाली आप वाराणसी, प्रबुद्धो ग्रामीणः, वीरः वीरेण पूज्यते और आजादा चंद्रशेखरः, इतना ही 4 पाठ का क्वेश्चन पीछे 10-10 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, शुरू के 10-10 क्वेश्चन, उसी में से 2 जरूर आ जाए, ठीक है? जैसे अगर आप देखिए, अब यहाँ क्या लिखा है, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, अर्थात वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए जो वाराणसी नामक पाठ है, इसी का ये क्वेश्चन है कि आखिरकार ये जो वाराणसी है वह किस लिए प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं कि वाराणसी जो है वह जो उसकी संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, और बहुत चीजें हैं वहाँ, दर्शन इतिहास पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए जैसे इसमें पैराग्राफ था कि वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला, ये ये जो वाराणसी है वह विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्प शिल्पार्थ या शिल्पार्थ प्रसिद्धा, अर्थात शिल्प आदि के लिए प्रसिद्ध, ये आपका आंसर हो जाएगा कि वाराणसी विद्या धर्म दर्शन और कला शिल्पार्थ था। अलक्षेन्द्र कह आसीत, अब ये अलक्षेन्द्र, अब ये किस पाठ का हो गया? तो वीरः वीरेण पूज्यते का हो गया कि अलक्षेन्द्र कौन था? तो आप जानते हैं यह मुसलमान राजा था जिसके लिए यवन राज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप लिख देंगे अलक्षेन्द्र यवन राजा आसीत, अलक्षेन्द्र यवन राजा था, मुसलमानों का राजा था। नागरिकः किमर्थम लज्जितः अभवत्, अब देखिए प्रबुद्धो ग्रामीणः वाला आ गया कि आखिरकार वह जो नागरिक था वह किस लिए लज्जित होता है, ठीक है? नागरिकः किमर्थम क्या लिखा है, लज्जितः अभवत्। तो देखिए ये प्रबुद्ध ग्रामीण का जब आप पाठ पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसमें देखिए एक शब्द एक जगह आया है कि नागरिकः स्वपराजयेन, इसलिए उसके पराजय हो गया था ना, तो इतना लिखना है कि नागरिकः स्वपराजयेन लज्जितः अभवत्, अपने पराजय से लज्जित हो जाता है। तो स्वपराजयेन, अपने पराजय से। अब ये फिर पूछ रहा है कि चंद्रशेखरः कः आसीत्, चंद्रशेखर कौन थे? तो आप जानते हैं कि चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिवीरः, ठीक ना, या क्रांतिकारी देशभक्तः आसीत्, इतने लिख देंगे आप कि चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तः आसीत्। आपका ये चारों आंसर हम बता दिए हैं, तो तैयार कर लीजिएगा आप। फिर इसके बाद जो आपका आता है निबंध में, निबंध को देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। देखिए हमने आपसे बताया था कि आप पर्यावरण और ये विज्ञान अभिशाप या वरदान, ये जो 2 चीजें जरूर आप तैयार करेंगे, पर्यावरण और विज्ञान अभिशाप या वरदान। फिर आता है सत्संगति, सदाचार, परोपकार, यही 4-5 हैं, को आप तैयार कर लेंगे तो निश्चित है इसी में से आपका प्रश्न बन जाता है। फिर अंतिम में आ जाता है वही कि छात्रवृत्ति के लिए, हाँ 1-2 चीज है, एक छात्रवृत्ति वाला और एक आकस्मिक अवकाश, ये 2 आप तैयार करिए, इसी में से एक तो जरूर आएगा। बाकी और कोई आएगा तो आप खुद एप्लीकेशन लिखते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है? इस आधार पे आपको पत्र लिखना है। ये 4 नंबर का रहेगा, ध्यानपूर्वक अच्छे से लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ये 7 नंबर का है, ठीक है? तो इस तरह से आज का ये जो आपका द्वितीय
ट्यूशन का पेपर साहब हम करवा दिए हैं, अब आप इसको अच्छे से अध्ययन करिएगा, पढ़िएगा। इसको ज़रूर ये जो पैराग्राफ इसमें आए हुए हैं, इसको ज़रूर अच्छे से आप क्लियर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो निश्चित है आपका अच्छे से पेपर सॉल्व हो जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन करिए, पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमः शिवाय।